प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। अवाम की आवाज कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं 13 दिसंबर को कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि हमारी अखंडता और अस्मिता के खिलाफ षड्यंत्र में जो भी शामिल है या जो भी उन्हें पनाह दे रहा है, उन्हें जवाब दिया जा रहा है। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि हमारे वीर पुलिस के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी तथा भारतीय सेना के 11 अफसरों तथा जवानों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। एक वीर योद्धा तथा कुशल सैनिक कमांडर जनरल रावत ने दशकों तक पूरी दक्षता एवं क्षमता से सामरिक चुनौतियों का सामना किया है। मैं स्वयं उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में उपस्थित था। हमारे सैन्य बलों के मॉडर्नाइजेशन में जनरल रावत के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। तिरंगे की आन बान शान के लिए 16 दिसंबर की तारीख भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में बीते गुरुवार को भारत पाकिस्तान युद्ध का स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया और सभी बलिदानी शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी गई। इस युद्ध के रणबांकुरों के स्मृति को नमन करने के लिए जम्मू कश्मीर के कोने कोने में विजय मशाल की ज्वाला पहुंचाई गई थी। जम्मू के सूबेदार सेवाराम, अखनूर के हवलदार सरकारी लाल, वीर चक्र विजेता लांस नायक मोहनलाल, सांबा के वीर चक्र विजेता हवलदार रघुवीर सिंह को मैं पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं 5-6 रेजिमेंट के मेजर DS पन्नू, केरल के रहने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट राधा मोहन नरेश को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अपने शौर्य तथा पराक्रम से दुश्मनों को करारी शिकस्त दी थी। आजादी के अमृत महोत्सव में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक जीत की स्मृति एवं वीर सैनिकों की गौरव गाथा हमेशा अमर रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। तंगमर्ग के रहने वाले स्की खिलाड़ी आरिफ खान फरवरी में आयोजित हो रहे बीजिंग विंटर ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। हम सबकी शुभकामनाएं आरिफ के साथ हैं। संघर्ष के बाद मिली सफलता का आनंद ही कुछ और होता है। आरिफ के लिए भी ओलंपिक का यह सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन देश का नाम रोशन करने की ललक ने उन्हें आसान बना दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अलग अलग क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के अनेक टैलेंटेड लोगों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे गांवों में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जो अपनी साधना से सामान्य जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं अनंतनाग के दूरू गांव के रहने वाले मुश्ताक अहमद का जिक्र करना चाहूंगा। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से मुश्ताक की ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, लेकिन मुश्ताक ने अपनी जन्मजात प्रतिभा की वजह से दर्जनों ऐसे इनोवेशंस किए हैं जिससे लोगों की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उनकी वॉलनट क्रैकिंग मशीन, मक्का निकालने के लिए थ्रेसर तथा गैस सिलेंडर लिफ्टिंग मशीन जैसे इनोवेशन आज लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के साथ जुड़कर मुश्ताक कुछ नए इनोवेशन पर भी काम कर रहे हैं। यह आविष्कार कृषि तथा हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। मैं मुश्ताक को भविष्य में इसी समर्पण भाव से काम करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जोधामल पब्लिक स्कूल जम्मू के हरमनजोत सिंह ने IIT दिल्ली में हुए प्रथम नेशनल यूथ आइडियाथॉन में बेस्ट ऐप का पुरस्कार प्राप्त किया है। कक्षा 9 के छात्र हरमन ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एप्लीकेशन तैयार किया है और उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें सिलिकॉन वैली में ट्रेनिंग का ऑफर भी मिला है। मैं हरमन के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जीवन के कर्म पथ पर अनेक रास्ते हैं, सफर में अनेक उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन गंतव्य एक है, मुकाम एक है। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वही मार्ग सही है जो समाज की भलाई की संभावनाओं से भरा हुआ है। 23 साल के रिबू हसन कश्मीर वैली में हॉकी की एकमात्र कोच हैं। हमारे राष्ट्रीय खेल को प्रमोट करने के लिए रिबू आजकल कुपवाड़ा में अंडर 14 और अंडर 17 खेल रहे बच्चों को प्रशिक्षण दे रही हैं। जीवन में तमाम मुश्किलात के बावजूद श्रीनगर की रहने वाली इस बच्ची ने हार नहीं मानी और उनका प्रयास
हमारे आसपास सार्थक और बड़ा परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन कोई विचार मात्र नहीं है, बल्कि परिवर्तन एक लक्ष्य को हासिल करने का सामूहिक प्रयास है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे कि नए समाज का मूल आधार तीव्र आर्थिक विकास तथा तेजी से हो रहा परिवर्तन है। इसलिए रास्ते से सभी बनावटी दीवारों को ढहाना होगा और हमें सुनिश्चित करना होगा कि नए भारत की समृद्धि का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल सके। जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी इसी भावना के साथ जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली नीतियों को लगातार जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है, ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में सार्थक और स्थायी परिवर्तन आ सके। हमारा संकल्प प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। मेरे लिए विकास की नई तस्वीर का मतलब जम्मू कश्मीर है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि महीने में कम से कम 6-7 दिन वह यूनियन टेरिटरी के अलग अलग हिस्सों में जाएं और वहां वस्तुस्थिति का जायजा लें। इससे नागरिकों की आवश्यकताओं को समझने का अवसर मिलेगा और उसी के अनुसार पॉलिसी बनाने और उसे जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। आवाम की आवाज कार्यक्रम में आप लोगों के सुझाव भी बहुत सारे सार्थक परिवर्तन के अचूक माध्यम बन चुके हैं। इन सुझावों तथा नौजवानों से मुलाकात के कारण ही सब इंस्पेक्टर के पदों की जो भर्ती होने वाली है, उसमें आयु सीमा को 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का फैसला किया गया है। कश्मीर वैली में अब ठंड बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा स्नो क्लियरेंस के लिए निर्देश दिए गए हैं। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी हमने अच्छी बिजली दी थी और इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 18% ज्यादा बिजली देने में हम समर्थ हो सके हैं। मैं मानता हूं कि समाज और राष्ट्र के निर्माण का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक निस्वार्थ भाव से समाज में परिवर्तन को ही जीवन का लक्ष्य मानकर सफर करने वालों की तादाद बढ़ नहीं जाती। दूसरों की भलाई, आपसी प्रेम और सहयोग की चेतना ही व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। कुपवाड़ा से शौकत अहमद ने बच्चों में हैंड राइटिंग के प्रति उदासीनता के बारे में मुझे एक पत्र लिखा है। शौकत साहब लिखते हैं कि बचपन से ही कंप्यूटर पर काम करने की वजह से हैंड राइटिंग का स्तर गिरता जा रहा है और पुराने जमाने में जहां सुंदर हैंड राइटिंग को लेकर स्कूलों में बच्चों को पुरस्कार मिलते थे, वहीं अब हैंड राइटिंग की जगह टाइपिंग की स्पीड ने ले ली है। शौकत आगे लिखते हैं कि सुझाव शायद पॉलिसी की दृष्टि से बहुत छोटा होगा, लेकिन बच्चों की हैंड राइटिंग को बढ़ावा देकर हम उनके सोचने की क्षमता और जीवन में बेहतर करने की आकांक्षा को शायद मजबूत कर पाए। शौकत, आपके पत्र और सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे छोटा सुझाव नहीं मानता। हैंड राइटिंग दरअसल किसी भी व्यक्तित्व की पहली पहचान होती है और व्यक्ति के अंदर की महत्वाकांक्षा को भी रिफ्लेक्ट करती है। एक समय था जब हैंड राइटिंग के चलते परीक्षा में कम या ज्यादा नंबर मिलते थे। शायद इसलिए हैंड राइटिंग को राइटिंग ऑफ ब्रेन भी कहा जाता था। ये सही है कि बदलते समय के साथ शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन हुए हैं और कंप्यूटर सीखना भी बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक हो गया है। मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपेक्षा करूंगा और उन्हें निर्देश भी दूंगा कि सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन बच्चों के हैंड राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करावें और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। बांदीपुरा से अब्दुल नासिर ने गुरेज के विस्तृत डेवलपमेंट प्लान के बारे में सुझाव भेजा है। अब्दुल ने लिखा है कि गुरेज के मॉडर्न अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अक्सर बांदीपुरा या श्रीनगर ले जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी गुरेज तक टनल की व्यवस्था नहीं हो पाई। ठंड के महीनों में यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। अब्दुल ने गुरेज के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाकर काम करने का सुझाव भेजा है, ताकि स्थानीय लोगों को भी बेहतर रोजगार और संसाधन मुहैया हो सके। अब्दुल, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसी वर्ष जुलाई में गुरेज के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए संबंधित विभागों की बैठक की थी और प्रशासन के सीनियर अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण भी कर चुके हैं। मैंने स्वयं पीडीडी की मीटिंग में गुरेज तक ग्रिड पावर कैसे पहुंचे इसकी योजना बनाने का निर्देश दिया था। गुरेज में टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट तथा डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिया गया था कि टूरिस्टों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाए।
जिससे इन कार्यक्रमों से युवा जुड़ सकें। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे बताया है कि इस साल गुरेज आने वाले टूरिस्टों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। मानता हूं जहां लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं वहां पीछे पीछे विकास भी पहुंच जाता है। वहां की बच्चियों को भी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जा रही है। कनाडा के थिंकर और डिप्लोमेट स्टीफन लुइस ने लिखा था कि गांव की महिलाएं ही चौमुखी विकास की ध्वजवाहक होती हैं। मैं मानता हूं महिला शिक्षा, महिला अधिकार और महिलाओं का विकास केवल आज का स्लोगन नहीं है, बल्कि ये शुरू से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में महिलाओं की क्षमता को विकास के कार्यों में लगाया जाए और उन्हें भी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर दिए जाए। मुझे उम्मीद है कि संबंधित विभागों के प्रयास से हम गुरेज को जल्द ही टूरिज्म के नक्शे पर चमकता हुआ देख सकेंगे। आपके अस्पताल से संबंधित सुझाव पर भी हेल्थ डिपार्टमेंट को उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाएगा। जम्मू से ऋषिश खजूरिया जी ने 2 बड़े शहरों श्रीनगर तथा जम्मू में एक केंद्रीय कॉल सेंटर की स्थापना करने का सुझाव भेजा है। ऋषिश ने लिखा है कि नागरिकों की जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, चाहे सड़क, बिजली, पानी से संबंधित समस्या हो या फिर स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज और पार्क से संबंधित हो। सभी की शिकायतें कई जगह पर दर्ज कराई जा सकें ताकि सिस्टम इन पर पारदर्शिता से कार्रवाई कर सके। ऋषिश, आपके पत्र के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मुझे खुशी है कि आपने एक सेंट्रलाइज सिस्टम का मुद्दा उठाया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पिछले साल ही जम्मू तथा श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हुए मैंने ये बात की थी कि अहमदाबाद की तरह हमारे 2 बड़े शहरों में भी इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर यानी ICCC की स्थापना की जाए और मुझे खुशी है कि ICC प्रोजेक्ट को मार्च 2022 के पहले पूरा कर दिया जाएगा। ICCC, जैसा आपने लिखा है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहां आवाम से जुड़ी सभी सुविधाएं, सभी मुद्दे, सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी और रियल टाइम निस्तारण का भी प्रबंध उस व्यवस्था में होगा। ICCC में 5 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होंगे: कॉल सेंटर, ग्रीवेंस मैनेजमेंट सेल, प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। हमारा उद्देश्य है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए सभी स्मार्ट सर्विसेज, उससे संबंधित कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए ताकि इन दोनों शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जम्मू शहर में आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 673 करोड़ रुपए की लागत से 39 बड़ी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और अभी 45 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मंदिरों और संस्थानों की नगरी जम्मू को खूबसूरत और देश की बेहतरीन सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, बेहतर संसाधन जुटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें सहेज कर रखना ये नागरिकों का भी दायित्व है। मुझे दुख हुआ जब कुछ दिनों पहले जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए सेल्फी पॉइंट को कुछ तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था आम नागरिकों की खुशी के लिए बनाई है और मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वह इसे साफ सुथरा रखे और अपने आसपास न खुद गंदगी करे और न ही औरों को करने दे। अब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू हो गया है और इसलिए सभी को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए तथा साथ ही साथ सभी को मिलजुल कर संसाधनों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। गांदरबल से आमिर वसीर वानी साहब ने मुझे जम्मू कश्मीर में हार्टिकल्चर ग्रेजुएट्स के बारे में एक पत्र भेजा है। आमिर लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हार्टिकल्चर के इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए स्कास जम्मू तथा स्कास श्रीनगर के ग्रेजुएट्स के तकनीकी नॉलेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वो प्रशासन के लैब टू फील्ड की परिकल्पना को साकार रूप दे सकें। आमिर साहब ने लिखा है कि सन 2007 से हार्टिकल्चर फील्ड में तकनीकी शिक्षा प्राप्त हार्टिकल्चर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट की भर्ती नहीं हुई है, जिससे 8,000 करोड़ रुपए के सालाना रेवेन्यू वाला ये महत्वपूर्ण क्षेत्र नौजवानों के टैलेंट से महरूम है। आमिर साहब, आपके सुझावों के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं हार्टिकल्चर को जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और मजबूत अंग मानता हूं। प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी अंग कमजोर हो। हमें एक ऐसी लीगेसी मिली है जहां
कुछ साल पहले तक सरकारी भर्तियां कैसे होती थीं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि योग्यता के आधार पर ही भर्तियां होंगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी स्थान का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब स्वयं जानते हैं कि किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने पहले कहा कि व्यवस्था हमें विरासत में मिली है। हमारा प्रयास है कि सरकारी तंत्र में जितना सुधार हो सकता है उन्हें पूरा किया जाए और अधिक से अधिक रिक्त पदों पर योग्यता के आधार पर भर्ती की जाए। अपने इस लक्ष्य में अभी हाल ही में पारदर्शी तरीके से 11,000 के आसपास भर्तियां की गई हैं। योग्यता से रोजगार मात्र एक स्लोगन नहीं है, बल्कि पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसी का परिणाम है। 20,000 पदों के विज्ञापन और भी लगभग निकाले गए हैं। एक कमेटी भी बनाई गई है जो विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पहचान कर उन्हें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सौंपने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर योग्यता को मर्यादा न मिले तो समाज धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए मैं जीवन को बहुमुखी मल्टी डायमेंशनल मानता हूं और उससे जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करके ही हम सफलता के शिखर को छूने की कोशिश कर सकते हैं। योग्यता स्वभाव है, उसे जितना अच्छा वातावरण मिलेगा उसके फलने फूलने की ज्यादा संभावना होगी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था थी जो प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने की बजाय दबाने की कोशिश करती थी। एक कहानी है, बहुत पहले एक भारतीय दार्शनिक यूरोप की यात्रा पर गए थे। वहां एक बॉटनिकल गार्डन में उन्होंने देखा कि देवदार के सामान्य तौर पर लंबे लंबे वृक्ष उस गार्डन में मात्र 5 फुट के थे, जबकि उनकी पट्टी पर लिखा था ये वृक्ष 50 साल पुराने हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं पास में माली बैठा था। उन्होंने पूछा, इसका राज क्या है? क्या इनकी कैटेगरी अन्य देवदार वृक्षों से अलग है? माली ने जवाब दिया कि नहीं, ये असली देवदार के ही वृक्ष हैं, लेकिन नियमित रूप से हर महीने खुदाई करके इनकी जड़ें काट दी जाती हैं। जड़ें जमीन में नीचे नहीं बढ़ पाती थी, इसलिए देवदार का पेड़ बढ़ नहीं पाता था। 50 साल का बूढ़ा पेड़ होने के बावजूद वो सिर्फ 5 फुट का था, क्योंकि जड़ों को जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाने दिया गया। ये सामान्य सी बात है कि पेड़ उतना ही ऊपर जाएगा जितनी उसकी जड़ें नीचे जाएंगी। यहाँ की भी परिस्थिति के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये कहानी याद आती है। अनेक समुदायों के जीनियस जिनके आकाश को छूने की संभावना थी, उनकी जड़ों को जानबूझ करके काट दिया गया ताकि वो ऊपर न उठ सके। ऐसे लाखों नौजवानों को आकाश छूने की संभावनाओं से महरूम रखा गया। पिछले 2 वर्षों से अनेक बाधाओं के बावजूद हमने संविधान के समष्टिमूलक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है जो कुछ लोगों के बजाय सभी को समान अवसर प्रदान करे और योग्यता को वाजिब मर्यादा भी मिले। जैसे जैसे हम तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होते चले जाएंगे, सफर में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर पाएंगे। सतत गतिशीलता से ही जम्मू कश्मीर प्रगति करके कैसे शक्तिशाली यूनियन टेरिटरी के रूप में उभरेगा जो आत्मनिर्भर भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में श्रीनगर से जुनेद ने लिखा है कि स्टूडेंट टीचर्स फीडबैक को हायर सेकेंडरी तथा कॉलेज में अनिवार्य करके उसे ऑनलाइन कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें भाग ले सकें। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं को परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेडिंग करने की व्यवस्था शुरू करने का भी सुझाव दिया है ताकि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में कंपटीशन की भावना पैदा हो। जुनैद साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अनेक बार अनेक प्लेटफार्मों पर साफ तौर पर कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट टीचर्स फीडबैक सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्व भर की जानी मानी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें व्यवस्था है। शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में इसका बड़ा योगदान होता है। स्कूल की ग्रेडिंग के संबंध में जुनैद के सुझाव पर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपेक्षा रखूंगा और उन्हें निर्देश दूंगा कि वो कार्रवाई करें। किश्तवाड़ से नवांग टुंडुप ने बुद्धिस्ट कम्युनिटी की समस्याओं के बारे में लिखा है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच 15-16 ऐसे छोटे छोटे बुद्धिस्ट गांव हैं जहां तकरीबन 1500 लोग रहते हैं। नवांग ने लिखा है कि इन गांवों में स्कूल तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं हैं। सड़क तथा मोबाइल कनेक्टिविटी का भी अभाव है। नवांग ने आगे लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन इस छोटी सी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की समस्याओं को हल करने के लिए कोई डेवलपमेंट प्लान बनाए। नवांग जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वर्ष मछैल तथा आसपास के गांवों
के विकास के कामों का मैंने रिव्यू किया था। उस मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बात करके जल्द से जल्द दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए कहा गया था। इस वर्ष जियो टेलीकॉम के 12 टावर तथा एयरटेल के 10 नए टावर किश्तवाड़ में लगाए गए हैं। स्वाभाविक रूप से दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां सड़क बनाने में भी समस्या आती है, लेकिन बुद्धिस्ट विलेज कब्बन तक भी रोड को पहुंचाने का काम शुरू किया गया है और 15 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तक मैग्नेमाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। जुलाई की मीटिंग में उस इलाके के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की भी बात हुई थी। जहां तक स्कूलों का सवाल है, मैं डिप्टी कमिश्नर तथा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश देता हूं कि इस पर उचित कार्रवाई करें। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र को चिन्हित करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम ये हमारे संकल्पों में से एक है। इन इलाकों में निर्माण सामग्री मशीनरी पहुंचाने की समस्या है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी कोशिश होगी कि दशकों से तरक्की से महरूम इन इलाकों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के सभी संसाधन जुटाए जाएं। मेरे सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें मैंने देखा है कि दूर दराज के इलाकों के अस्पतालों में नए नए नियुक्त डॉक्टर रिजाइन करके चले जा रहे हैं। मैं सभी नौजवान डॉक्टरों से भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आपके प्रोफेशन का संकल्प मानव सेवा है। इन मूल्यों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे इलाकों में रह रहे जरूरतमंदों की पूरी देखभाल करें। रिजाइन करके चले जाना आसान है, लेकिन अगर आप उनके बीच रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो राष्ट्र तथा जम्मू कश्मीर आपके इस त्याग के लिए सदैव ऋणी रहेगा। आज पूरे विश्व में बात स्वीकार की जा रही है कि किसी भी प्रांत की आर्थिक शक्ति का विकास उसकी कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा रोड तथा नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में बनाए जाएं। अभी 25 नवंबर को माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने 25 नए नेशनल हाईवे की आधारशिला रखी थी और उसमें एक महत्वपूर्ण सड़क मचैल कारगिल नेशनल हाईवे भी है, जो किश्तवाड़ से इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को सीधे कारगिल से जोड़ेगी। मेरी निगाह में पिछड़े गांवों की समृद्धि सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें रूपांतरित करके सामान्य जीवन जीने की सभी न्यूनतम सुविधाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में सभी पुरुषार्थियों, ज्ञानियों, जनकल्याण से प्रेरित व्यक्तियों का आह्वान करते हुए लिखा था कि सभी लोग संयुक्त होकर समाज के विकास में अपना योगदान दें। मेरा भी आप सबसे यही अनुरोध है। श्रीनगर की रहने वाली महरीन अल्ताफ ने जिलों में भी ऑफिस सिस्टम शुरू करने के संबंध में मुझे लिखा है। महरीन लिखती हैं कि जम्मू तथा श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के सभी डिपार्टमेंट में ऑफिस शुरू हो जाने से आम नागरिकों को काफी सहूलियत हुई है। इसलिए अगर इस व्यवस्था को सभी डायरेक्टरेट में लागू कर दिया जाए तो प्रशासन की कार्यनीति में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और आम जन को भी सुविधा होगी। महरीन, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत आभार। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को मैं भरोसा देता हूं कि ये व्यवस्था हम क्रमानुसार हर जगह लागू करेंगे। भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, इस दिशा में हमने काफी सफलता मिली है। अभी 1 दिसंबर को ही ऑफिस सिस्टम का रिव्यू हुआ था। उसमें हमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो हमारे गुड गवर्नेंस के प्रयासों को अधिक मजबूत करेंगी। हमें बहुत से डिपार्टमेंट में ऐसे कर्मचारी भी मिले हैं जिनका कोई खास काम नहीं है। ऐसे लोगों का समायोजन भी करने की जरूरत होगी जहां स्टाफ की कमी है। आईटी डिपार्टमेंट को भी मैंने सुझाव दिया है कि सभी डायरेक्टरेट में ये ऑफिस शुरू करने की संभावना केवल ताला से नहीं बल्कि अविलंब उस काम को पूरा करें। जम्मू कश्मीर के सभी पंचायतों में चलाए जा रहे हर गांव हरियाली अभियान के बारे में भी किश्तवाड़ के रंजीत सिंह तथा अनंतनाग के शौकत अहमद शेख ने मुझे पत्र भेजा है। आप सब जानते हैं कि सभी पंचायतों को लक्षित करते हुए हरित जम्मू कश्मीर अभियान के 1 बीट गार्ड 1 विलेज प्रोग्राम और 1 करोड़ पौधारोपण के लिए अभियान चलाया गया है। रंजीत सिंह ने लिखा है कि गांव के क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर वृक्षारोपण हो तथा इस काम को मनरेगा के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। शौकत लिखते हैं कैसे पेड़ न लगाए जाएं जो ज्यादा ग्राउंड वाटर खींचते हैं। शौकत ने आगे लिखा है कि किसानों को भी इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि उनकी कृषि भूमि पर किस प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं। शौकत एवं रंजीत सिंह जी को मैं उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि प्रकृति और विकास के बीच सही संतुलन बनाए रखना बड़ा आवश्यक है और इस दिशा में हर गांव हरियाली एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां पर हरित क्षेत्र पिछले कुछ दिनों में सबसे अधिक बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले मैं सामा के सीमावर्ती इलाके
चमलियाल गया हुआ था। वहां के गांव वालों ने मिलकर के सड़क के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय किया है, जिससे उस गांव को जाने वाली सड़क और खूबसूरत दिखाई पड़ेगी। वन विभाग को शौकत थारनजीत के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जन भागीदारी की भावना से इस काम में अपना सहयोग दें। मैं समझता हूं लैब की अपेक्षा गांव के बड़े बुजुर्गों को वहां के पेड़ों के बारे में पता होता है और इसलिए सभी लोग आपस में विचार विमर्श करके इस कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों का सहयोग करें। उधमपुर के रहने वाले चंद्रभूषण जी ने गांवों तथा शहरों के बीच खाई को कम करने के लिए नॉलेज टेक्नोलॉजी युग के टूल्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव भेजा है। चंद्रभूषण ने लिखा है कि प्रशासन को रूरल नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में गांवों में शहरों की अपेक्षा ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं और इकोनॉमी के सभी 3 महत्वपूर्ण सेक्टर कृषि, मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज के गांव में विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं। चंद्रभूषण ने आगे लिखा है कि सीलेज कॉन्सेप्ट के माध्यम से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करके गांव की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। चंद्रभूषण जी, आपके सुझावों के लिए आभार। सीलेज यानी सिटी और विलेज के मिले जुले स्वरूप का कॉन्सेप्ट जब कुछ वर्ष पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से प्रसारित किया गया था, तो उसके पीछे मंशा यही थी कि गांव में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जो वहां के नौजवानों को अच्छी शिक्षा, बदलती हुई तकनीक के इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करे, जिससे गांव का भी समुचित विकास हो। महाराष्ट्र के पंढरपुर के आसपास के गांवों के अलावा रत्नागिरी जिले तथा गुजरात के गांवों में इस तरह के कुछ सफल प्रयोग हुए हैं। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जो नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम लागू की जा रही है, उसका उद्देश्य इंडस्ट्री को ब्लॉक स्तर तक ले जाना है, ताकि गांव के विकास के लिए जरूरी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सके। अर्बन मिशन भी आपकी इस चिंता को दूर करेगा। इसके पश्चात निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर के गांवों के सतत तकनीकी आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित तथा पर्यावरण के अनुकूल कार्य योजना ग्रामीण इलाकों को सशक्त बनाने के लिए बनाई जाए। हम जानते हैं आजादी के बाद से शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से शहरी विकास हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गए। सिलेज कॉन्सेप्ट ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वहां के युवाओं को भी राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान करने के लिए रचनात्मक अवसर प्रदान करेगा। आपका सुझाव उत्तम है और हम बहुत जल्द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की मदद से कोशिश करेंगे कि ऐसी व्यवस्था यहां भी बने। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को क्रिसमस की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। संसार के सभी महान धर्मों के महापुरुषों के आशीर्वाद, उनके दिखाए रास्ते पूरी मानवता के लिए होते हैं। 25 दिसंबर संपूर्ण विश्व में प्रार्थना और धार्मिक समागम का दिन है और क्रिसमस का यह पवित्र पर्व हमें पृथ्वी पर शांति और सभी मनुष्यों को प्रति सद्भाव का संदेश देता है। 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। उन्होंने ईसा मसीह के बारे में कहा था कि उनका जन्मदिन मनाते हुए प्रत्येक वर्ष मानवता का जन्म और पुनर्जन्म होता है और हम उनके दिखाए सत्य, अहिंसा और भाईचारे के मार्ग पर चलकर वास्तव में इस पृथ्वी पर स्वर्ग कायम कर सकते हैं। वर्ष 2021 को जाने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अवाम की आवाज का ये एपिसोड इस वर्ष का आखिरी एपिसोड होगा और जनवरी 2022 में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। आइए हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य का संकल्प लें। आइए 2022 में ऐसे जम्मू कश्मीर यूटी का निर्माण करने का संकल्प लें जिसमें तीव्र विकास हो और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। सभी श्रोताओं को इसी संकल्प के साथ मैं नववर्ष की भी हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद।